नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। अब ये लेख मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारत के जिहादियों की मानसिकता और भारत की समस्याएं। कुछ दिन पहले कुछ जिहादियों ने हमास का समर्थन किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोगों ने हमास का समर्थन किया था। अब ऐसे जिहादी लोग भारतीय कैसे हो सकते हैं? हमास का किसी भारतीय से क्या लेना देना? हमास ने कभी भी कश्मीर मुद्दे पर और किसी भी मानवता की भलाई के कार्य के लिए कभी भी कोई कार्य नहीं किया है। फिर भारत के लोग हमास का समर्थन क्यों कर रहे थे? हमास ने भारतीयों को आज तक क्या दिया है? इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले मैंने जिहादियों का एक जलसा देखा था। ये काफ़ी वर्ष पहले की बात है। जलसे में मैंने देखा था एक जिहादी टाइप आदमी अमेरिका को बुरा भला कह रहा था। वह आदमी इराक के लोगों का पक्ष ले रहा था और सद्दाम हुसैन का भी पक्ष ले रहा था। उस वक्त अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाते तो सद्दाम हुसैन इराक में बहुत बुरी तरह से हार जाते। भारत के ज़्यादातर जिहादी अमेरिकियों को गालियाँ बकते हैं। भारत के ज़्यादातर जिहादी सद्दाम हुसैन का पक्ष ले रहे थे। जिस वक्त मैंने ये लेख लिखा था उस वक्त सद्दाम हुसैन जीवित थे और उनका इराक में शासन था। भारत के ज़्यादातर जिहादी ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानने लगे थे। अब ओसामा बिन लादेन ने भारत को क्या दिया था? जो लोग ओसामा बिन लादेन का समर्थन कर रहे थे वो लोग परम बेवकूफ़ थे। सद्दाम हुसैन एक तानाशाह थे। सद्दाम हुसैन ने अपनी जनता के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया था। सद्दाम हुसैन ने अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। सद्दाम हुसैन ने करोड़ों रुपए अपनी विलासिता पर खर्च किए थे पर अपनी जनता के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया था। ना ही उन्होंने एक रुपया भी भारत के लोगों पर खर्च किया था। पर फिर भी पता नहीं क्यों भारत के जिहादी सद्दाम हुसैन के लिए पागल हो रहे थे। भारत के बहुत से लोग अमेरिका में काम करते हैं। अमेरिका विज्ञान के विकास के लिए बहुत काम कर रहा है। वह जिहादी टाइप व्यक्ति अरब आक्रमणकारियों की तारीफ किए जा रहा था। जिस तरह से अरब आक्रमणकारियों ने तलवार के दम से जिहाद का प्रचार प्रसार किया था उसे हम धर्म कैसे मान सकते हैं? लोगों को ज़बरदस्ती मार मार के तलवार के जोर से जिहाद को स्वीकार करना धर्म कैसे है? अगर वह सही था तो अब अगर ज़बरदस्ती कोई जिहादियों को किसी दूसरे धर्म में स्वीकार करने के लिए बाध्य करे तो वह गलत कैसे है? वह व्यक्ति अरब खलीफाओं की तारीफ किए जा रहा था। कुछ लोग कहेंगे कि हमें अरब खलीफाओं के अत्याचार से क्या लेना देना। अरब आक्रमणकारियों ने ही सिंध और मुल्तान को बर्बाद किया था और वहाँ से भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया था। फिर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए तुर्क और मुग़ल सुल्तानों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया था। अगर हम उस अत्याचार का विश्लेषण नहीं करेंगे तब हमारे ऊपर दोबारा फिर उससे भयंकर अत्याचार हो सकते हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं पर ऐसे लोग सिर्फ मुट्ठी भर हैं। उनका अपने समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। न ही वो भारतीय जिहादियों को भारतीय बनाने का प्रयास करते हैं। भारत में जो जिहादी आतंकवाद है उसके कई कारण हैं पर सबसे बड़ा कारण जातिवाद था। जाति की राजनीति के कारण ही जिस तरह से अनेकों विकृतियाँ फैलती चली जा रही थी उसी तरह से जिहादी आतंकवाद का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। भारतीय समाज अनेक जातियों में बटा हुआ था। भारत के ज़्यादातर लोग ना तो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ जानते थे और ना ही जिहादी संस्कृति के बारे में कुछ जानते थे। भारत के ज़्यादातर लोग परम निर्धनता का जीवन बिता रहे थे। भारत का संविधान अपराध को बढ़ावा दे रहा था और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। भारत का संविधान
वर्तमान समय की सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। भारत के ज़्यादातर लोग अनेक समस्याओं से पीड़ित थे। भारत में इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। भारत के ज़्यादातर नेता परम भ्रष्ट हो चुके थे। भारत के ज़्यादातर साहित्यकार परम विकृति में डूबे हुए थे। भारत के ज़्यादातर धर्मगुरु बहुत ज़्यादा भ्रमित थे। भारत का प्रशासन परम भ्रष्ट हो चुका था। भारत में उस वक्त परम विकृति की स्थिति थी। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं। भारत का वो वर्तमान संविधान वर्तमान समय की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है, पर बहुत सारी समस्याओं को वो नहीं हल कर सकता है। भारत के संविधान में बहुत से संशोधनों की ज़रूरत है। भारत का शिक्षित समाज भी एक ज़बरदस्त भ्रम की स्थिति में जी रहा था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं। आधुनिक लोकतंत्र से भारत के लोगों को बहुत फायदा हुआ है, पर अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई हैं। उस वक्त कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी सिवाय बीजेपी को छोड़ के जो इन समस्याओं को हल कर सकती थी, क्योंकि सभी पार्टियों में अपराधियों की भरमार थी। उस वक्त कांग्रेस और उनके सहयोगियों का राज चल रहा था। वह सरकार भी बस किसी तरह घिसट कर चल रही थी। उस सरकार की सारी योजनाएं असफल हो गई थीं, क्योंकि हमारा उस वक्त का प्रशासन परम भ्रष्ट हो चुका था। वह किसी भी तरह की योजना को सफल नहीं होने देता था। वैसे तो सरकार के पास कोई भी व्यवहारिक योजना नहीं थी। जो योजनाएं थीं वो योजनाएं किसी भी कीमत पर हल नहीं हो सकती थीं, क्योंकि जिस व्यवस्था के माध्यम से योजनाएं हल होती थी वह व्यवस्था ही पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसी तरह से आज़ादी से पहले जब खिलाफत आंदोलन हुआ था तो भारत के जिहादियों ने तुर्की का समर्थन किया था। तुर्की ने ना तो उस वक्त भारत के लोगों को कोई सहायता की थी, ना 1947 के बाद कोई एक रुपये भारत के लोगों के ऊपर खर्च किया था। पर फिर भी भारत के लिए जिहादी लोग और छदमधेम पार्टियां खिलाफत और तुर्की के लिए पागल हो रही थी। आज भी तुर्की भारत का किसी भी मुद्दे पर कोई समर्थन नहीं करता है। अब भारत के लोगों को तुर्की से क्या मतलब है? भारत में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता चल रही थी वो बहुत ही विनाशकारी हो गई थी। पर 2014 के बाद भारत में बहुत से परिवर्तन हुए। भारत की बहुत सी सारी समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही हैं। कुछ ही दिनों में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तब सबको ऐसी ज्योति मिलेगी जिस ज्योति का सपना हर अच्छा आदमी देखता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।